लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि गोचर, पुरोला और विकासनगर क्षेत्र में आए हाल के दिनों में लव जिहाद के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कुछ मिलाकर कहे तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा अब उत्तराखंड में मामले बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए। स्वयं धामी ने कहा है कि लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देहरादून से बड़ी जानकारी, दून अस्पताल में मोबाइल छीनने की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल स्नैचर को अस्पताल के गार्ड ने पकड़ा। महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था आरोपी युवक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नशे की हालत में युवक था। गार्ड ने पुलिस के हवाले मोबाइल स्नैचर को किया है। पिछले 2 दिनों में हो रही थी स्नैचिंग की वारदात। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नशे की हालत में था युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गार्ड ने पुलिस के हवाले मोबाइल स्नैचर। पिछले 2 दिनों में स्नैचिंग की वारदात हो रही थी और अब मोबाइल स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दून अस्पताल में मोबाइल स्नैचर को पकड़ा गया है। एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था युवक, जिसे अस्पताल के गार्ड ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो दून अस्पताल में मोबाइल स्नैचर को पकड़ा गया और अस्पताल के गार्ड ने स्नैचर को पकड़ा है। बताते हैं, जिस दौरान इसे गिरफ्तार किया गया उस दौरान ये मोबाइल स्नैचर एक महिला के हाथ से फोन छीन कर भाग रहा था और नशे के हालत में था ये युवक, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। तो बीजेपी दायित्व विस्तार को लेकर वायरल हुई लिस्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से इस विषय पर जांच की जा रही है, क्योंकि पार्टी ऐसा कोई लिस्ट जारी नहीं की है। ये सूची पूरी तरह से फर्जी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि जो भी विस्तार होना है वो जल्द ही किया जाएगा और जल्द ही पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, पार्टी स्तर पर हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है। पूरी तरह फर्जी सूची है और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समन्वय वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। इस माह के अंतिम सप्ताह में G20 की तीसरी बैठक नरेंद्रनगर ऋषिकेश में होनी है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर नगर के व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिकों में अपार उत्साह है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। त्रिवेणी घाट जाने वाले रास्ते की सभी बाधाओं को हटाया जा रहा है। यहां तक कि गंगा दर्शन में बाधक बने सभी रोड खंभों को यहां से हटाने की प्रक्रिया जारी है। मंदिरों की आड़ में हुए अतिक्रमण को भी नगर निगम प्रशासन की टीम के द्वारा हटा दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि हमारे द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी विभाग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो मेहमानों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है और G20 को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला तैयार है। त्रिवेणी घाट पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और G20 की तीसरी बैठक है ये प्रदेश में और मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से देहरादून तैयार है। अभी प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम, सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन कर
पचवादून क्षेत्र में लगातार बढ़ते देह व्यापार, चोरी, लूट जैसी वारदातों के साथ महिला उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ, जिसमें कई मामलों में स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन क्षेत्र में दर्ज हुए कई मामले ऐसे हैं जिसका स्थानीय पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई, जिसके चलते जहां एक और विकासनगर व्यापार मंडल ने कोतवाल विकासनगर संजय कुमार से वार्ता कर विकासनगर बाजार में बढ़ते देह व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की। वहीं दूसरी ओर पचवादून कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजार चौकी का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। लक्ष्मी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस हिंदू मुस्लिम विवादों में फंसी और संगीन अपराधों को अंजाम देकर आरोपी खुले घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक विधायक के बेटे ने शराब पी के ड्रिंक किया और एक लड़के की गाड़ी को टक्कर मार के वो भागा। उसी मामले को लेकर आज हम पूछने यहाँ आए थे चौकी में कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या केस दर्ज हुआ, क्या धाराएं लगी है, इस तरह से समझौता हुआ, किन तथ्यों के आधार पर हुआ। लेकिन पिछला 1 घंटे बीत जाने के बाद भी हमने 2 बार कोतवाल साहब को फोन कर लिया, उन्होंने फोन पिक नहीं किया, और तीसरी बार हमने एसएसपी सर को फोन किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने जब दोबारा कोतवाल साहब से बात हुई तीसरी बार में, तो उन्होंने कहा मैं एक दरोगा को भेज रहा हूँ, रुकिए। और हमें पिछले कम से कम आधे घंटे से ज्यादा समय यहाँ पे और हो गया, मान लीजिए 1.5 घंटा यहाँ हो गया, अभी तक कोई भी मौके। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि गोचर, पुरोला और विकासनगर क्षेत्र में हाल के दिनों में लव जिहाद के मामलों में प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा है कि लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जाँच कर रही है। जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर। तो आगामी लोकसभा चुनाव को उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताने की रणनीति में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार की विफलताओं को उजागर करने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण का पैमाना क्या होगा और सभी दल कौन कौन से नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे, अभी बताने को काफी वक्त है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें कि पिछले चुनाव में प्रीतम सिंह टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। पिछले दिनों इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि टिहरी सीट से प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। देखिए, हम लोग हर बार अपने चुनाव की दृष्टि हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग तैयार रखते हैं। अभी क्योंकि बागेश्वर का बाई इलेक्शन भी होना है, लोकसभा का चुनाव भी है, संभवतः नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हमारे बीच में, हर दृष्टि हमारी टीमें बन चुकी है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसके प्रथम चरण के बाद अब द्वितीय चरण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन 70 की 70 विधानसभा में होने वाले हैं और इसके साथ साथ हमारे जो व्यापारी सम्मेलन। नहीं, अब कहाँ कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, ये तो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो तय करेगी। जिसको टिकट देंगे, मैं समझता हूँ कि सब लोग उनके लिए काम करेंगे, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो या नैनीताल। राजधानी देहरादून में बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए वाहनों की संख्या से लगातार सड़क हादसों के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देहरादून ट्रैफिक पुलिस भविष्य में ऐसे हादसों में जनता को जान न गंवानी पड़े, इसलिए देहरादून यातायात पुलिस ने एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई है। यह सेल राजधानी देहरादून में हुए पिछले हादसों का विश्लेषण कर आने वाले वक्त में लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए नई तकनीकें और रणनीति अपना रही है। यातायात अधीक्षक देहरादून अध्यक्ष प्रहलाद कोंटे ने जानकारी देते हुए कहा है कि लगातार राजधानी देहरादून में सड़क हादसे हो रहे हैं और ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और इसी के साथ ही क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल जिले में हुए हादसों को ट्रैक कर रही है। इसमें बेसिकली हमारी जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल है, इसमें हम हर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको ट्रैक कर रहे हैं और बार बार बताया जा रहा है कि जो अभी तक का जो रीजन बताया जा रहा था कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन से या किसी डंपर से कुचलने से मौत हुई, पर जब हम उसका वीडियो एनालिसिस में जाते हैं या उनकी स्पीड लेते हैं तो बहुत बार देखा जा रहा है कि ह्यूमन एरर या एक बेसिक सिविक सेंस जो ट्रैफिक सेंस है वो फॉलो नहीं करने।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने स्थानीय कोतवाली में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते हुए बताया है कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति और उसके बेटे जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति ने उसे संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया था। जून 2022 में उसके कहने पर 1 माह के लिए उसके घर रुकी थी, तो बेटे जसवीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। वहीं जसवीर के पिता ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जसवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। इसमें पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम जसवीर है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा ये नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर। आज जसपुर क्षेत्र वासियों के लिए एक और निजी चिकित्सालय का शुभारंभ बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की जिला संयोजक आकांक्षा ठाकुर ने फीता काटकर किया। वही आकांक्षा ठाकुर ने बताया कि आज जसपुर में जो हेलिंग चिकित्सालय का शुभारंभ हुआ है वो जसपुर क्षेत्रवासियों को सुलभ सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। अब तक जसपुर क्षेत्रवासियों को मामूली सी बीमारी के चलते काशीपुर या अन्य स्थानों के लिए रेफर किया जाता था और अब जसपुर क्षेत्रवासियों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर एजान अली बताया कि हेलिंग चिकित्सालय में 10 बेड की सुविधाएं, बाल विशेषज्ञ चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। जसपुर में हेलिंग चिकित्सालय चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। हॉस्पिटल का मेरे द्वारा आज फीता काट के शुभारंभ किया गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इसी के चलते मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर से कि यहाँ पे इस उज्जवल भविष्य को लेकर, जैसे यहाँ पे कुछ लोग आगे महिलाएं हैं, युवा हैं। हॉस्पिटल जसपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक अलग है, लेकिन हम चाहते हैं गरीब लोगों को आसानी से एक सफल डॉक्टरों के साथ इलाज मिल पाए। यहाँ पे पीडिया डिपार्टमेंट, बच्चों का इलाज, जनरल फिजिशियन, सभी बीमारियों का इलाज, गायनी, स्त्री रोग हमारे यहाँ ICU और नॉर्मल डिलीवरी। उधम सिंह नगर जनपद में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार वर्षों से काबिज लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी जा रही है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर गरीबों को बेरोजगार करने और बेघर करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कांग्रेसियों ने किच्छा तहसील में धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी क्रम में किच्छा तहसील में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किच्छा तहसील में आयोजित धरना प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड ने भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आए, उनके सम्मान में आया हूं मैं। कार्यक्रम हो रहा है और जो अतिक्रमण हट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अभियान को मैंने शुरुआत की है। आज सारे लोग उसमें लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें आज एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल ही 39 दुकानें रुड़की के अंदर तोड़ दी गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हट रहा है, लालपुर में तोड़ा गया 300 परिवारों को, पंतनगर में आज वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, नेता गुमराह करते हैं। या बंडिया वाले में भी गुमराह किया गया कि साहब 2 दिन पहले प्रेस करके कि नहीं हटेंगे और खुद ब्रह्मभोज खाने चले गए। अरे ब्रह्मभोज जरूरी था या गरीबों को बचाना जो मुझसे कहते हैं। गाड़ी है 50 साल 60 साल 70 साल से जो लोग ऐसे में थे उनके घर तोड़े गए हैं। आज दूध पीते बच्चों को लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग खटिया लगा के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार को चाहिए था कि गरीबों को कहीं बसाने की व्यवस्था करते, उसके बाद अतिक्रमण तोड़ते। ये होता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने गरीबों को बसाने का काम किया, वहीं इस सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करे है। और ये सीधा खुला उल्लंघन है 2006 के हमारे जो वन अधिकार अधिनियम है उसका भी उल्लंघन है।
और सरकार हठधर्मिता में है, लोगों को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। बताएं, क्या ये जो लोग हैं देश के नागरिक हैं या नहीं है? और अगर देश के नागरिक हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हो, दूसरी तरफ गरीबों के मकान तोड़ते हो, उनको घर से बाहर करते हो। आप लोग बर्बाद करने में ऐसा लगता है गन्ना पिरोने की मशीन इस देश में और इस राज्य में लग गई है। गरीब के खून पसीने को निचोड़ के निकाला जा रहा है, गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है और अमीरों के घर भरे जा रहे हैं। लालकुआ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग और अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, जिसके बाद तहसील पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। और इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा है कि बिंदुखत्ता के लोग पिछले लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं और अधिकतर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया जा रहा। आज बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा एक दलगत राजनीति से हट के यहाँ पर आज एक विशाल जनसैलाब उमड़ा था। सब लोगों का मानना यही है, माननीय स्वर्गीय एनडी तिवारी जी द्वारा बिंदुखत्ता में रोड, बिजली, पानी, ITI और कई विकास कार्य किए, तब से आज तक का वहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जिस तरह से जनता को बरगला रही है तो राजस्व गांव बनना चाहिए और शासन द्वारा जो अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हीकरण किया गया हुआ है बिंदुखत्ता में कई जगह को, तो वो नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है बजरी कंपनी की और संजय नगर है, इसके साथ साथ लगी हुई जो अन्य बस्तियां हैं उनके संबंध में भी बड़ा स्पष्ट जो है वक्तव्य पूर्व में आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जो पुरानी बसावटें हैं, जो पुराने गोठ हैं, खत्ते हैं और जो बहुत समय से लोग रह रहे हैं, उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। आप सभी लोगों को मालूम है इस रैली की हमारे बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। बिंदुखत्ता में राजस्व गांव की मांग को लेकर पहले भी बहुत सारी रैलियां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की गई। तो हम लोगों ने, जब सरकार ने लोगों को बरगलाने का काम किया, इन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता को जो है हम तुरंत ही राजस्व गांव बना देंगे। तो ये सब लोग जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, आपको भी मालूम है कि इतने आसानी से काम नहीं हो सकता। भाई देखिए, सरकार चाह रही है कि राजस्व गांव बने। जो आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए, वो क्या चाह रहे हैं? वो भी तो राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारी रैली को फेल करने के लिए सारी कोशिशें करी। हम सुबह टेम्पो स्टैंड में परसों आए थे, तो हमने यहाँ ऑटो की बात करी, तो ठीक है 500 रुपये के हिसाब से हमारे ऑटो तय हो गए। संघर्ष का ही प्रमाण है। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, एक तरफ जिला प्रशासन उत्तराखंड शासन की रिपोर्ट पत्र के आधार पर एक सूची बनाता है, उस समय बिंदुखत्ता को अतिक्रमणकारी के रूप में शामिल करता है। उसके बाद दूसरी तरफ से कहते हैं हम वन अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें वही जिला प्रशासन इन्वॉल्व है। तो इनकी कथनी और करनी में मुझे बहुत अंतर लगता है। तो इसीलिए आज जो भ्रम की स्थिति है, इसीलिए लोग अपनी एकता को, अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुखत्ता वासियों ने एक प्रदर्शन किया है। पहले भी और अभी भी 2 बार सत्ता में आ चुकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताती है, एक सरकार वो थी जिन्होंने हमको यहाँ पर बसाया और पूरी मूलभूत सुविधाएं दी। अगर बचा तो सिर्फ राजस्व गांव बचा, बाकी सब कुछ मूल सुविधाएं जो हमें चाहिए थी सब कुछ मिला। लेकिन एक सरकार ये आती है कि जो कि डबल इंजन की सरकार बताती है, पहले 5 साल करके गई, फिर दोबारा राजस्व गांव के नाम पर फिर दोबारा आई और दोबारा आने के बाद वो पूरे देश में, बिंदुखत्ता ही नहीं पूरे देश के लोगों को उखाड़ फेंक रही है और बाहर देशों में कहती है वहाँ जा जाके जो भी हिंदू वहाँ पर पीड़ित हैं, जो कुछ है, उनको यहाँ पर लाके हम बसाएंगे। और देखिए, संघर्ष हमेशा बिंदुखत्ता की एक खासियत है कि बहुत एकता है यहाँ के लोगों में। और आज आपने देखा जिस तरह से जो मांग है अतिक्रमण हटाने की मांग जो सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने आज दिखा दिया कि वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लगभग 10,000 से ऊपर लोग थे और खास करके महिलाएं थी गांव की। तो बस हम यही मांग करते हैं कि राजस्व गांव को इसमें तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए अच्छा हो और सरकार को ऐसी जो गलत नीतियां हैं इसको नहीं कोशिश कर। रुड़की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर झाल के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक पर सवार 11 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी हमारा भाई है, चाचा का लड़का जो वो मुस्लिमीन, वो अपनी ससुराल से आ रहा था, अकबरपुर से गोदने जा रहा था जी। तो सामने से जो 4 पहियों की गाड़ी आई, उसने जो सामने से ठोक दिया जी। उसमें जो हमारे चाचा का जो लड़का आलमीन हो, मुस्लिमीन, उसके लड़के की एक की जो मौके पे डेथ हो गई। कितने साल का था वो 11 साल का था जी। और जो और घायल है वो कितने हैं? वो जी एक लड़का जो घायल हो जी, और जो मालिक से जो गाड़ी चला रहा था जी मुस्लिमीन, वो भी उसका पैर टूट गया जी। यूं तो लोग अपने घरों में केक काटकर अक्सर बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, मगर एक नाना ने अपने नाती के जन्मदिन पर रुड़की महवड़ पुल पर हजारों की संख्या में राह चलते लोगों को मीठा शरबत पिलाकर जन्मदिन मनाया। नाना ओम सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर जनसेवा करें और जनसेवा करके ही अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनसेवा करने से पुण्य तो मिलता ही है, मन को भी शांति मिलती है। आज हमारे मतलब जन्म नाती का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है ना ये मीठा पानी पिलाने के लिए जो है ना रखा प्रोग्राम, और इसका जो है ना हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और सब लोग बहुत मतलब जो है ना इसके लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अपने बच्चों का जन्म इस तरह मनाया करो। और इसका जो है ना गर्मी के मौसम में जो है ना सब लोगों को राहत भी मिली और बहुत दूर दूर के लोग जो है ना धन्यवाद दे के जा रहे हैं। और आप सब लोगों का आशीर्वाद और धन्यवाद जो है इसी तरह से हम जन्मदिन मना रहे बच्चे। वहीं रुड़की की शिवलिंग कोतवाली क्षेत्र में गणेशपुर पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नगर निगम की एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। आरोप है कि महिला के द्वारा विरोध करने पर हाथापाई भी की गई, जिसके बाद महिला कर्मचारी का पुत्र भी मौके पर पहुंचा। महिला कर्मचारी के पुत्र के साथ ही हाथापाई हुई है, जिसके बाद पीड़ित महिला कर्मचारी के द्वारा सिविल लाइन कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि अगर पीड़ित सफाई कर्मचारी महिला को इंसाफ नहीं मिलता तो नगर निगम के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है, अगर किसी प्रकार से महिला सफाई कर्मचारी के साथ न्याय नहीं होता तो रुड़की नगर निगम का समस्त सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चला जाएगा, कार्य बहिष्कार पर चला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम चाहते हैं कि हमें अपेक्षा है कानून से। ड्यूटी करके जाती हूँ, 2-3 दिन से ड्यूटी करके जा रही थी तो मेरा पीछा कर रहा था और बराबर में चलते हुए गंदी गंदी बातें बोल रहा था कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो और मेरा फ़ोन नंबर ले लो। मैंने कहा मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ, मेरे जवान बच्चे हैं, मैं ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे नगर निगम में और अपने घर जाती हूँ। कौन था ये बोल रहा है? कौन है वो जिसको आपको परेशान करता था? ये मैं नहीं जानती कौन है वो, ना मैंने उसे देखा कर। शहरवासियों को जल्द जलभराव और जाम जैसी विकट समस्याओं से निजात मिलेगी, यह कहना है कि डीएम वंदना सिंह का। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मौका मुआयना किया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन आदि पर भी ध्यान दिया गया और उसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभागों को डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए थे। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको लेकर रोष है, मगर इससे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाला जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।